समझता था कि उसके मास्टर उसके अटैक को ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे वो कितना पावरफुल ही क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके मास्टर एक ही जगह पर खड़े होके उसे परफेक्टली डिफ्लेक्ट करेंगे। तो इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि वो उसी की ही एक सबऑर्डिनेट है। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे, तो वो उसके बारे में जब पूछती है तो हमारे यूकिम के तो पैरों तले जमीन खिसक गई होती है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है और उसने ये आखिर किया कैसे। और उसे जब वो अजीब फीलिंग फील हो रही थी तो मानो ऐसा लगा कि वो फ्यूचर को देख पा रहा हो और वो उसके अटैक करने से पहले ही सब पैटर्न को समझ गया था और वो एली के अटैक्स को साफ साफ देख भी पा रहा था। तो इससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान है कि आखिर ये फीलिंग उसे कैसे आई और इसे दोबारा एक्टिव कैसे कर सकते हैं और ये किस वजह से आई है, क्योंकि सिस्टम से उसे कोई भी इन्फो नहीं मिली है कि प्रेशर में उसकी कोई न्यू एबिलिटी एक्टिव हुई है। तो अब इस पूरी थ्योरी को हमारा लो ही उसे डिफाइन करके बताता है कि मास्टर कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी स्किल को देख लिया है और यही आपकी न्यू स्किल है, जिससे मानो आपको ऐसा लगा कि आपको एली के अटैक्स पहले ही दिख रहे हैं और आपने उसे ही देखकर उसके अटैक को काफी ही इजिली डिफ्लेक्ट कर लिया है। तो अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो इसको फ्यूचर फोरसाइट बोलते हैं और ये बॉटिस की ही स्किल है जो कि आपने एब्जॉर्ब करके सीख ली है। इससे आप अपने एनिमीज का अटैक को पहले से ही आते हुए देख सकते हैं। तो अगर आप एनिमी के अटैक को पहले से ही आते हुए देख सकते हैं तो आपको तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो मास्टर जरा बताइए कि आपको बॉटिस के इस स्किल से इतनी खुशी हो रही है कि ये स्किल कोई आम स्किल नहीं है, क्योंकि बॉटिस शॉर्ट रेंज का एक गॉड है और उसी का ही स्किल आपने एब्जॉर्ब करके सीख लिया है। तो अब इसका मतलब कि गॉड की स्किल आपके साथ है और आपको अब रोकने वाला कौन होगा। तो फ्यूचर फोरसाइट को जानने के बाद हमारा यूकिम बहुत ही ज्यादा शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि उसे जब लो से सुनने को मिलता है कि वो बैटल के फ्यूचर को ही देख पाएगा तो फिर उसको कौन रोक पाएगा। अगर आसान शब्दों में वो बताए तो वो अपने एनिमीज के फ्यूचर के अटैक्स को पहले से ही देख पाएगा, यानी कि आने वाले अटैक के बारे में उसे पहले ही पता होगा और उसे कैसे डिफ्लेक्ट करना है तो उसे भी उसके बारे में पहले से पता चल जाएगा, जो कि वाकई में एक गॉड लेवल की स्किल है। लेकिन इसका भी लो लिमिट बताता है कि ये भी एक बंदा लिमिट तक इस्तेमाल कर सकता है। तो लो डिटेल में हमारे यूकिम को बताता है कि इसका भी एक लिमिट है, अगर लिमिट के अंदर तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, लेकिन अगर लिमिट के बाहर तुम जाने की कोशिश करोगे तो ये यूजलेस साबित होगा और ये किसी किस्म की भी मदद तुम्हारी नहीं कर पाएगा। तो दो सिचुएशन लो ने यूकिम को बताई है कि एक में ये काम करेगा और दूसरे में ये काम नहीं करेगा। तो जिसमें काम करेगा उसी से ही लो शुरू करता है। लो बताता है कि अगर उसका एनिमी उसके बराबर हो, यानी कि दोनों के पावर लेवल एक जैसे हो तो ये काम करेगा, लेकिन दूसरा जिसमें काम नहीं करेगा। तो अगर तुम्हारे सामने एक एब्सोल्यूट पावर हो तो ये स्किल बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर के सामने ये स्किल यूजलेस है। और इस बात से उसे ये भी पता चल जाता है कि आखिर बॉटिस जैसे पावरफुल बंदे को वो कैसे हरा पाया, क्योंकि यूकिम के लिए वो एक एब्सोल्यूट पावर थी, उसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए लो को उसने अपनी बॉडी पर कंट्रोल दे दिया, जिसके बाद लो भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता था और लूसीफर वाली पर्सनैलिटी में बॉटिस को उसने चुटकियों में हरा दिया, क्योंकि वो उसके सामने एक एब्सोल्यूट पावर हो गई थी। तो यहाँ पर वो अपनी भी तारीफें करता है और पोंगिया मारता है, जिसे देख अब ये मैटर यहाँ पर ही खत्म हो गया और दोनों के फाइट के करने से दोनों की एबिलिटीज भी सामने आ चुकी है। तो अब एली का और कोई काम नहीं, तो वो उसे दोबारा बुला लेता है और उसे अपने न्यू एबिलिटी के बारे में जानना है। लेकिन उसके लिए ये टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि ये टाइम उसका रेस्ट करने का है, क्योंकि वो इतना ज्यादा काम करता है कि उसे ये नहीं पता कि उसे दिन को सोना है या फिर रात को, क्योंकि उसका स्केड्यूल ऊपर नीचे हो गया है। तो इसलिए रेस्ट करने के बाद ही स्किल को वो टेस्ट करेगा कि ये इससे क्या क्या कर सकता है। लो भी उसे रेस्ट करने की सलाह देता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी अभी तक फुल रिकवर नहीं हुई है, तो तुम्हें यकीनन रेस्ट करना चाहिए, वरना तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोरी फील होगी और तुम दोबारा बेहोश हो सकते हो। तो उसी एंड टाइम पर यूकिम एक और चीज नोटिस करता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है। तो वो चीज जिसकी वजह से वो टेंशन ले रहा है तो वो और कोई चीज नहीं बल्कि उसके हाथ में उसने जो घड़ी पहनी होती है वो रुक गई है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। क्योंकि अगर उसे याद हो तो उसके फादर ने ये उसे दी थी और जब से वो बचपन से इसे पहना शुरू किया है तो अभी तक ये खराब नहीं हुई थी, लेकिन अब जाके वो खराब हुई है। तो लोग कहता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि ये पूरी उम्र के लिए तुम्हारे लिए काम तो नहीं कर सकती। और बनहाट वैसे ही बकवास करता है और एली बोलती है कि शायद वॉच में कुछ मसला है या फिर इसकी बैटरी ही डेड हो गई होगी। लेकिन यूकिम से एक और बात हमें पता चलती है कि इसका कोई चांस ही नहीं बनता था, क्योंकि अभी तक
मैंने इसको कभी भी रिपेयर नहीं करवाया है, तो आखिर ये आज के दिन ही क्यों खराब हुई है। लो को उस वॉच से कोई स्पेशल एनर्जी भी फील नहीं हो पा रही और न ही कभी उसने ये चीज नोटिस की है। तो एली अब इस बात से घबरा रही है कि आखिर उन दोनों को इसकी प्रेजेंस के बारे में पता कैसे नहीं चला, कि उसे योकिम की बॉडी पर जितनी भी चीजों के बारे में पता है तो उनमें से ये वाहिद चीज है जिसके बारे में वो आज तक नहीं जान पाए। तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। योकिम जो कि अपनी वॉच की ओर देखकर घबराया होता है कि उसे उसकी सिक्स सेंस बता रही है कि कुछ बुरा होने वाला है और कुछ बुरा स्टार्ट भी होने वाला है, जिसके लिए वो तैयार नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए अगर वो ज्यादा सोचेगा तो वो दोबारा काम पर लग जाएगा। तो रेस्ट करने के बाद ही इसके बारे में जानने की और भी ज्यादा कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हमारे अगले दिन का सीन होता है जिसमें हमारे योकिम को मिस्टर हाउ की तरफ से एक कॉल आती है और उस कॉल से उसे पता चलता है कि थाईसिक वापस आ गया है। यानी कि जिस दिन पर मैनेजर थाईसिक और योकिम अलग अलग हो गए थे और दोनों की रेड होने वाली थी, तो उस दिन के बाद आज थाईसिक वापस आया है, जिसका इन्फो जब मिस्टर हाउ बताता है तो योकिम जरूर वहाँ पर जाने का ठान लेता है और वो जल्दी से अपने आप को रेडी करेगा। और जब तक मिस्टर हाउ आते ही होंगे तो तब तक वो उनके लिए ऑलरेडी तैयार होके बैठा होगा, क्योंकि उनको मैनेजर थाईसिक के साथ मिलने के लिए जाना है। और मैनेजर थाईसिक इतने दिन तक उस डंजन में थे तो उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सुनने को मिल सकती है। तो अगला सीन हमारा हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग पर पड़ता है, जहाँ पर योकिम जब मिस्टर हाउ के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वो उसके ऑफिस के दरवाजे के सामने ही खड़ा होता है। और अगले ही पल जब वो उसके ऑफिस का दरवाजा खोलता है तो सामने की ओर मैनेजर थाईसिक की हालत को देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि मैनेजर थाईसिक अपनी एक आंख को खो चुके हैं। जिसे देखकर योकिम जब उसके बारे में पूछता है कि आखिर उसको क्या हुआ है और उन लोगों के साथ उस डंजन में आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी ये हालत होगी, तो मैनेजर थाईसिक कूल बनते हुए योकिम को बोलते हैं कि ये तो एक छोटा सा स्क्रैच है, लेकिन वो स्क्रैच नहीं होता। योकिम कहता है कि उन्होंने पोशन लिया और अभी तक उन लोगों ने ट्रीटमेंट क्यों शुरू नहीं की और इनकी ये आंख कब हील होगी। तो इतने ज्यादा सवालों को सुनकर मैनेजर थाईसिक बोलते हैं कि जरा आराम से, मैंने इसको हील करने की हर मुमकिन कोशिश की, हर पोशन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि वन ऑफ द टॉप 10 गिल्ड्स के जो हायर हीलर हैं जिनका नाम चाओ युन है, उससे भी इसको हील करवाने की कोशिश की, लेकिन वो भी इसे हील नहीं कर पाई। पता नहीं इसमें एक ऐसी अजीब एनर्जी है जो कि पोशन को भी बिगाड़ देता है और हीलिंग एबिलिटी को भी डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि ये घाव इसी तरह ही हमेशा रहेगा। जिसे सुन योकिम उदास तो हो जाता है, लेकिन मैनेजर थाईसिक अब एक और बात को रिवील करते हैं कि जिस टीम के साथ वो डंजन के रेड पर गए थे जिसका नाम फीनिक्स गिल्ड था, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़े डिजास्टर को फेस किया है और इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज ये मैं पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ, माफ करना एक आंख से देख रहा हूँ, क्योंकि इस रेड के बाद उनके इतने ज्यादा बंदे मरे हैं कि उनको एक गिल्ड बुलाना भी सही नहीं होगा, यानी कि लगभग थोड़े से ही रहते हैं। जैसे सुन योकिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर इन लोगों को किस मॉन्स्टर को फेस करना पड़ा। और मैनेजर थाईसिक बताते हैं कि जहाँ तक मर्सनरी की बात है तो उसका नाम जिन था, जो कि बच्चों की यूनिफॉर्म पहनता है और एक यंग मर्सनरी है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो बस मरने ही वाला था और हम जब इंटर कर गए तो उनको हमने एक अलग टीम में किया और उसे हील करने की पूरी मुमकिन कोशिश की, लेकिन दोबारा वो लड़ने के काबिल नहीं बचा था। योकिम ने उसकी पावर को फील किया है, तो ये सुन के वो उस टेरिटरी का नाम पूछता है कि वो इलाका आखिर किस डीमन के अंडर था। तो थाईसिक से हमें सुनने को मिलता है कि जिस डीमन का वो इलाका था तो उसका नाम साइमरस था, जिसको सुन लो से वो पूछता है कि क्या वो उस डीमन को जानता है। तो लो इस बात को रिवील करता है कि हाँ वो उसे जानता तो है, लेकिन वो 72 डीमंस में से वो 66 सीट पर है। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो वो भी बॉटिस की तरह शॉर्ट रेंज का एक गॉड है, लेकिन हालांकि वो बहुत ही ज्यादा वीक है और बॉटिस के लेवल का नहीं है। तो इन लोगों को उसने काफी ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और मैनेजर थाईसिक इस बातों को कहकर भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि उस तरह का डंजन उन्होंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा, क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा लाशें पड़ी हुई थी। और जब उसने वो फाइट खत्म की और बॉस को मार डाला तो उन्होंने नोटिस किया कि वो सिर्फ अकेले ही जिंदा बचे हैं। जिसे सुन लो बोलता है कि साइमरस एक लोवेस्ट रैंक का डीमन है, लेकिन फिर भी उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वन ऑफ द 72 डीमंस में से वो भी एक स्पॉट का होल्डर है। तो इसलिए इसने बहुत ही अच्छा काम किया है कि ये सरवाइव करके वापस आया है, लेकिन फिर भी इसने अपनी एक आंख खोई है। ये ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि इसे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वाकई में जब एक प्लेयर अपनी आंख को खो देता है तो उस पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। जस्ट ये तुम्हें टेंशन में नहीं डालना चाहता, तो इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहा है कि इसको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर टॉप 10 के गिल्ड्स के हाईएस्ट हीलर भी इसकी ये आंख नहीं हील कर पाए तो इसका मतलब सिर्फ एलिक्सर से ही इसकी ये आंख हील हो सकती है। लेकिन एलिक्सर को ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लिसियो
यूजियो जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेयर है, उसके लिए भी एलिक्सर को पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो मेरा तो कोई भी चांस नहीं बनता है और यूजिन से तो मैं बार बार नहीं मांग सकता और मुझे नहीं लगता कि यूजिन के साथ कोई एलिक्सर बाकी होगा क्योंकि उसने सारे मुझ पर ही तो खर्च किए हैं। तो अब इस मैनेजर थाइसिक की आंख के साथ क्या किया जाए, इसे कैसे हील किया जाए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द इनके ये आंख को हील होता देखना चाहता हूँ। तो उसी बीच एली बताती है कि मास्टर अगर आपको इतनी ही फिक्र हो रही है तो मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ कि क्या मैं इसे हील कर पाऊंगी या नहीं। तो एली सिर्फ ट्राई करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मैनेजर थाइसिक के घाव को हील कर सकती है और उसे बाहर बुलाकर वो मैनेजर थाइसिक को कहती है कि जरा स्टिल रहिएगा क्योंकि ये प्रोसेस टाइम ले सकता है। मैनेजर थाइसिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन हमारी एली कुछ स्पेल बोल के अपनी पावर को रिलीज करती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके मैनेजर थाइसिक की आंख हील होने लगती है और आखिर में मुकम्मल तौर पर उसकी आंख हील हो जाती है, जिसे देख के मैनेजर थाइसिक भी हैरान होता है और यूकिम भी हैरान होता है कि सिर्फ इसकी आंख नहीं बल्कि मैनेजर थाइसिक यंग भी हो गए हैं और उनकी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ हो गई है। मैनेजर थाइसिक खुद को इतना ज्यादा हैंडसम पाके डायरेक्ट यूकिम की माँ के बारे में सोचता है कि अब तो मैं उनके साथ डेट पर भी जा सकता हूँ क्योंकि वो पहले मुझसे बहुत ही ज्यादा जवान नजर आ रही थी और अब जबकि मैं भी जवान हो गया हूँ तो चांस तो 50-50 है। डर गई थाइसिक यहाँ पर उसकी माँ के बारे में सोच रहा है और वहाँ पर यूकिम को एली एक और बात बताती है। एली से हमें ये बात पता चलती है कि जब वो इस यूकिम के दोस्त को हील कर रही थी तो वहाँ पर उसने एक और चीज नोटिस की है, जिसे देख वो भी हैरान हो गई है, लेकिन यूकिम को बताने के बाद वो शायद हैरान भी हो जाए। तो एली कहती है कि जब मैं इसकी आंख को हील कर रही थी तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा इसके वेसल को भी झांक कर देखा कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से कोई भी इसकी आंख को हील नहीं कर पा रहा था। तो मुझे पता चला कि इसकी बॉडी में गड़बड़ है जो कि इसको इंसान नहीं बना रही। ये बात सुनकर डायरेक्ट उसे बॉटिस की बात याद आ जाती है जिसमें उसने यूकिम को बताया था कि आंद्रेस का ये प्लान था कि वो ह्यूमन बॉडी पर कब्जा करके अर्थ पर इन्वेड करे, तो क्या उन्होंने मैनेजर थाइसिक को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसी के बारे में ही सोचकर यूकिम के पैरों तले जमीन खिसक गई होती है क्योंकि वो मैनेजर थाइसिक को खोना नहीं चाहते और वो एक डीमन को तो उसकी बॉडी पर कब्जा करने नहीं दे सकता। लेकिन जिस तरह की एली की इंफॉर्मेशन है तो शायद इससे ये बात कंफर्म हो सकती है। एक तरफ यूकिम जो कि मैनेजर थाइसिक के बारे में इस तरह की बात सुनकर हैरान हुआ होता है, तो दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट रूम की ओर लेकर जाया जाता है जहां पर मैनेजर थाइसिक के फादर और मिस्टर हाउ किसी चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं। मैनेजर थाइसिक के फादर तो सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं कि गांगनाम डिस्ट्रिक्ट जहां पर अभी अभी तुम लोग रेड से आए हो, तो वहां से बहुत सारी और किस्म किस्म की खबरें मुझे पता चली है कि उस दौरान एक वॉर हुई थी और वॉर में एंजल्स उन लोगों ने देखे थे और साथ में बिल्डिंग जैसे ऊंचे बड़े बड़े मॉन्स्टर भी उन लोगों को दिखे थे। तो ये सब कुछ तो एक रूमर्स है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि तुम तो वहाँ पर मौजूद थे। तो मिस्टर हाउ अब बताइए कि आपने क्या देखा, और अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप अपने रियल मिशन को अबैंडन कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस रियल मिशन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में हमें ज्यादा बताया नहीं जाता, लेकिन लगता है कि प्रेसिडेंट और मिस्टर हाउ जरूर कुछ खिचड़ी पका रहे होंगे जो कि अभी तक हमें बताया नहीं गया। प्रेसिडेंट यूकिम के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं जो कि मिस्टर हाउ ने अपनी आंखों से खुद विटनेस किया है और मिस्टर हाउ भी कोऑपरेट करने के लिए एकदम रेडी होते हैं। इसके बाद दोबारा हमारा सीन हमारे यूकिम और मैनेजर थाइसिक पर पड़ता है, जहां पर जब एली ने हमारे यूकिम को बताया कि इसके वेसल के अंदर मैंने डिमोनिक एनर्जी को फील किया है, तो इससे यूकिम को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा क्योंकि अभी अभी बोटिस से उसे पता चला था कि डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड पर इन्वेड करना चाहते थे और उसके लिए 100% पावर का इस्तेमाल करना तो पड़ सकता था। तो इसलिए उन लोगों ने एक तरीका ढूंढा और वो ये था कि ह्यूमन बॉडी को कब्जा करके अर्थ पर इन्वेड करें और फिर उसके बाद हम अपनी पूरी 100% पावर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बीच में ही हमारी एली यूकिम को बताती है कि मास्टर इसके अंदर डीमन नहीं बल्कि डिमोनिक एनर्जी है और डिमोनिक एनर्जी जैसा ही मैंने कुछ फील किया है, जिसके साथ हमारा लो भी एग्रीड करता है कि इसके अंदर डिमोनिक एनर्जी जैसी कुछ चीज है। यानी कि अगर आसान शब्दों में हम दोनों बताएं कि अगर इसकी बॉडी में एक डीमन होता तो ये बहुत ही ज्यादा नेचुरली एक्ट करता और ये हमारी इतनी बातों को और चीजों को अवॉइड करता, और सबसे बड़ी बात कि वो एली को अपने करीब नहीं आने देता। तो यहाँ पर इस चीज से ये बात क्लियर हो जाती है कि इसके अंदर डीमन नहीं बल्कि डीमन जैसे कोई पावर है। और अगर मैं आसान अल्फाजों में बताऊं तो ये उनका टेस्ट सब्जेक्ट है जो कि पहली मर्तबा फेल हुआ है। लेकिन एली इस बात से परेशान हो जाती है क्योंकि एक टेस्ट सब्जेक्ट जो कि फेल हो चुका है उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी, ये लोग तो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं और इस मामले को जितनी जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सकता है उतना ही जल्द हमें इस मैटर को जल्दी से सॉर्ट आउट करना
करना होगा, जिसको सुन यूकिम बहुत ही ज्यादा सीरियस फेस बनाता है क्योंकि वो बार बार लगातार एक ऐसी खबर को सुन रहा है जो कि उसको सोचने पर मजबूर कर रही है। तो यूकिम के सीरियस फेस को देखने के बाद मैनेजर थाइसेक को लगता है कि इसको शायद टॉयलेट जाना है और वो उसे बता भी देता है, लेकिन यूकिम का जवाब ना में होता है और वो वहाँ से जाने की इजाजत ले लेता है। मैनेजर थाइसेक को लगता है कि यूकिम को आए हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है तो वो यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन जाते हुए वो मैनेजर थाइसेक से बोलता है कि वो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए ही आया था क्योंकि उन्हें आपकी जब खबर मिली कि वो डंजन से वापस आ गए हैं तो उससे सब्र नहीं हुआ और वो जल्दी से आपसे मिलने के लिए आ गए। बाहर आने के बाद यूकिम अभी तक इस बात को लेकर टेंशन में होता है कि अगर इसके अंदर डीमन ही नहीं है और डीमन जैसी पावर है तो आखिर इसके अंदर क्या चीज हो सकती है। तो एली यहाँ पर एक और बात को भी रिवील करती है कि इससे पहले आपको कभी भी मैनेजर थाइसेक पर कोई शक हुआ है क्या, क्योंकि मेरी नजर में वो बहुत ही ज्यादा अजीब बंदे हैं जिसके साथ लो भी एग्रीड करता है। अब अजीब का मतलब ये नहीं कि वो पचकानी हरकतों से अजीब है, लेकिन इस बात से कि एसोसिएशन की मदद के बगैर उसकी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस लेवल बहुत ही ज्यादा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आज तक हमने जिसके साथ भी डीमंस के बारे में बात की है तो उनको डीमंस का नाम बताते ही सब कुछ समझ में आ जाता है और उनको डीमंस के बारे में पता होता है, लेकिन जहाँ तक इसकी बात की जाए तो इसको तो डीमंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हालांकि ये एसोसिएशन में काम करता है और काफी अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन फिर भी डीमंस के बारे में इसे पता नहीं था, तो ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। और जब एली मैनेजर थाइसेक को हील कर रही थी तो उसने यही डिमोनिक एनर्जी को ही फील किया था, लेकिन डीमन को अंदर फील नहीं किया था और वो इसलिए मैनेजर थाइसेक के करीब जाना चाहती थी ताकि वो उसे हील कर पाए। तो उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि उसे मैनेजर थाइसेक पे शक हो रहा था कि इस तरह के बंदे को ना डीमंस के बारे में पता है और ऊपर से इसकी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस लेवल भी बहुत ज्यादा है, तो उसको शक होने लगा था। और इंस्पेक्ट करने के बाद जो बातें मैंने अभी बोली है तो इन बातों के अलावा और मुझे कुछ भी नहीं पता, और शायद से अगर मैं गलत ना हूँ तो मैनेजर जरूर कुछ छुपा रहे हैं। जो कि सुन यूकिम भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन लो और बनहार्ट समझ जाते हैं कि एली को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो जस्ट ये बताना चाहती है कि इंस्पेक्ट करने के बाद ज्यादा उसे कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन इस बात को वो सीधा सीधा नहीं बता सकती, तो इसलिए वो बात को घुमा फिरा के इसी तरह ही रिप्रेजेंट कर रही है ताकि उसकी बेइज्जती ना हो जाए। जो कि सुन एली उन दोनों को जवाब देती है कि तुम दोनों लल्लुओं से तो मैं बहुत ही ज्यादा बेटर हूँ, मैं मास्टर की मदद करना चाहती थी, तुम दोनों की तरह मैं मास्टर पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो इतनी सारी बातें करने के बाद और मैनेजर थाइसेक को हील करता हुआ देखकर हमारा यूकिम एली से बोलता है कि जैसे कि तुमने मैनेजर थाइसेक की आंख को हील किया है तो क्या तुम इस तरह दोबारा कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा है। यहाँ तक कि जो टॉप हीलर है वो भी ह्यूमंस में वो भी इसको हील नहीं कर पाए, लेकिन तुमने मैनेजर थाइसेक की आंख को हील कर लिया, तो क्या तुम इसी तरह ही और हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर सकती हो, क्योंकि मुझे किसी को हील करवाना है और वो बंदा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लो यूकिम को जवाब में बोलता है कि मास्टर आप एकदम सही बोले हैं, लेकिन एक तरफ गलत है। एली सिर्फ इसी तरह ही कर पाई क्योंकि उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी थी, और अब जबकि एली डिमोनिक एनर्जी और लाइफ एनर्जी दोनों को इस्तेमाल कर सकती है तो इसलिए ये प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। लेकिन एली अगर सिर्फ लाइफ को इस्तेमाल कर सकती थी तो फिर शायद से ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता। और एली भी यूकिम को बता दिया कि मास्टर मैंने सिर्फ उसके लाइफ फोर्स को जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे उसी को ही हील करवाया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत जवान हो गए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट पेशेंट जिसके बारे में आपने अभी अभी बताया है तो उसको हील करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो यूकिम की इस बात को कहने के बाद और उसके फेस एक्सप्रेशन को देखने के बाद लो कहता है कि क्या हुआ, आप इतने ज्यादा टेंशन में क्यों हैं? तो उसके पीछे का रीजन सियोक वो ही होता है और वो एली से उसको हील करवाना चाहता था, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है। लेकिन अब जबकि एली के मुंह से उसको सुनना पड़ा कि उसने सिर्फ लाइफ सोर्स को ही हील किया है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक हो गए थे, तो एक और पेशेंट भी है जो कि उसके दिमाग में पॉप अप हो जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मिस्टर हाउ की मदर है। मिस्टर हाउ की मदर जो कि बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है और उनकी लाइफ फोर्स कमजोर होने की वजह से डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे बचाया जाए। तो अगर अभी के लिए सियोक वो हील नहीं हो सकता तो वह जरूर मिस्टर हाउ की मदर को हील कर लेंगे, लेकिन वो इसके लिए भी 100% श्योर नहीं है कि वो हील हो पाएंगी या नहीं, लेकिन वो जरूर ट्राई करना चाहेगा। दूसरी ओर हमारा सीन दोबारा मिस्टर हाउ और प्रेसिडेंट पर पड़ता है, जहाँ पर जब प्रेसिडेंट उससे सवाल करते हैं कि यूकिम पर कोई इन्फो है, क्योंकि इतने सारे रूमर्स को सुनने के बाद यूकिम के बारे में वो जरूर पूछना चाहेंगे। जो मिशन जो कि मिस्टर हाउ को दिया गया था ताकि वो उसको पूरा करे वो दरअसल यूकिम पर नजर रखने का था ताकि यूकिम क्या क्या करता है। तो पूछने पर प्रेसिडेंट को जवाब में सुनना पड़ता है कि यूकिम एक्सेप्शनली फाइटर है, अगर वो वहाँ पर नहीं होता तो बहुत सारी कैजुअलिटीज हमें फेस करनी पड़ती। अब भी बहुत सारी कैजुअलिटीज है, लेकिन अगर यूकिम वहाँ पर नहीं होता तो शायद इससे भी डबल हो जाती। और जहाँ तक मेरा काम है तो वो मुझे याद है कि मुझे उस पर नजर रखनी है, लेकिन इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो एंजल्स और
वो जायंट्स कहां से आ टपके। प्रेसिडेंट भी मिस्टर हाउ का जवाब सुनने के बाद समझ जाते हैं कि जरूर ये कुछ छिपा रहा है और वो उसे दोबारा उसकी ड्यूटी रिमाइंड करवाता है कि तुम्हें यूकिम पर नजर रखने का काम मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि तुम इसमें बहुत ही ज्यादा माहिर हो, लेकिन जिस तरह के मैंने रूमर सुने थे तो मुझे यकीन है कि जरूर वहाँ पर कुछ न कुछ तो हुआ था। लेकिन जब मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ जो कि पर्सनली एक स्पाई की तरह काम करता है, तो वो जवाब में मुझे क्या कह रहा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। और ये कहकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर को भी रिलीज कर देते हैं क्योंकि मिस्टर हाउ से उन्होंने एक सवाल किया था और जवाब में मिस्टर हाउ उनसे झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। और प्रेसिडेंट की पावर भी किसी से कम नहीं है, वो पावर को रिलीज करते ही आसपास की चीजों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और उनकी पावर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि मिस्टर हाउ भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सामने से फोर्स जरा भी नहीं रुक रही, लेकिन आखिरकार वो फोर्स रुक जाती है और प्रेसिडेंट मिस्टर हाउ से बोलते हैं कि बहुत खूब, जिस तरह के तुम्हें करना था तुमने वैसा ही किया। अब यहाँ पर रियल इंटेंशंस प्रेसिडेंट रिवील करता है कि वो एक सपोर्ट के तौर पर मिस्टर हाउ को यूकिम के पास भेजा है और ये जो स्पाई वाली बात चल रही थी ये तो जस्ट एक प्रैंक था, ताकि अगर कल को मिस्टर हाउ को कोई किडनैप कर ले और उससे कुछ उगलवाने की कोशिश करे तो उसे बर्दाश्त करना आता हो। और मिस्टर हाउ को कंटिन्यूसली वो उसकी एक सपोर्ट कास्ट बरकरार रखेंगे क्योंकि यूकिम को सपोर्ट की जरूरत है और उसकी पावर की जरूरत हमें है। और जब तक यूकिम ह्यूमैनिटी के साथ है तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट को यूकिम से बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए हर तरीके से वो यूकिम की मदद करना चाहते हैं। और जहाँ तक जितनी भी बातें यूकिम ने प्रेसिडेंट और मैनेजर ताइसेक के साथ शेयर की है तो वो बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट बातें थी। तो इस तरह की और बातों को जानने के लिए वो यूकिम को मैनेजर हाउ के बलबूते से सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पर्सनली मैनेजर ताइसेक के फादर ने उसके लिए सेलेक्ट किया है। इसी की ही वजह से वो मिस्टर हाउ को भी ट्रेनिंग दे रहे थे कि कल को अगर वो मुसीबत में पड़े और उससे कोई कुछ उगलवाना चाहे तो वो बर्दाश्त भी कर पाए और उसे कुछ बताए भी नहीं। तो मिस्टर हाउ की हिम्मत से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है और वो आगे से दोबारा इस तरह प्रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो प्रैंक उसे फायदा दे रहा है, लेकिन दूसरा नुकसान, और नुकसान क्या है कि पूरी बिल्डिंग टूट सकती थी और उसके कमरे में बहुत ही ज्यादा दरारें पड़ गई हैं और बहुत सारी चीजें भी टूट गई हैं, जिसका हर्जाना प्रेसिडेंट को खुद ही भरना होगा। और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार और हमेशा इसी तरह ही होता है, क्योंकि सुन प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम मेरे सीनियर हो या फिर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन मैनेजर ताइसेक तो सिर्फ ये बताना चाहते थे कि ये सारा नुकसान अब उनको ही भरना होगा, क्योंकि उनकी ही पावर थी और उनकी ही चीजें थी और वही मिस्टर हाउ को यहाँ पर ट्रेनिंग देना चाहते थे। इसके बाद हमारा अगला सीन डायरेक्ट हॉस्पिटल पर बढ़ता है, जहाँ पर हम मिस्टर हाउ और उसकी मदर को देखते हैं और यूकिम अपने एली के साथ मिस्टर हाउ की मदर को हील करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सक्सेस रेट 100% नहीं है, तो इसलिए वो इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। लेकिन फिर भी जब एली अपना प्रोसेस शुरू करती है तो वो अपना हाथ उसके माथे पर रखकर अपने माना को रिलीज करती है और जब रिजल्ट में डॉक्टर भी देखता है तो उनके पैरों तले भी जमीन घिसक गई होती है, क्योंकि न सिर्फ पेशेंट उठ चुके हैं बल्कि वो पहले से बहुत ज्यादा जवान भी हो चुके हैं, जो कि देख मिस्टर हाउ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अपनी माँ को दोबारा इस तरह उठता हुआ देखकर कोई भी रो पड़े और इतने बड़े डिजीज से वो बाहर निकल आई है जिसके बारे में डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे, तो उनका ये रिएक्शन तो बनता ही था। और वो रोते हुए यूकिम को भी गले लगाते हैं, लेकिन यूकिम इस बात से खुश है कि वो मिस्टर हाउ के लिए कुछ न कुछ तो कर पाए। पेशेंट के कमरे से बाहर निकलकर जब मिस्टर हाउ अपनी अप्रिसिएशन यूकिम को बताना चाहते हैं, लेकिन उनके मुंह में कोई भी शब्द नहीं आ रहे कि वो कहां से शुरू करे, क्योंकि ये इतना बड़ा काम यूकिम ने किया है कि वो इसको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो अगर अभी यूकिम को कुछ भी यानी कि कुछ भी चाहिए तो मिस्टर हाउ वो उसे लाकर दे देंगे, और अगर कुछ काम करवाना है तो उसके लिए भी वो एकदम रेडी है। लेकिन यूकिम का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि वो उनकी माँ की डिजीज को रिकवर करने के बाद उससे कुछ करवाएंगे। वो जस्ट मिस्टर हाउ के हर एक काम से बहुत ही ज्यादा खुश है और आज तक मिस्टर हाउ ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो ये करने से और मिस्टर हाउ के खुश होने पर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और उसे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मिस्टर हाउ आखिर में लाइन क्रॉस करके बोलते हैं कि अगर उसको अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो आज के बाद देगा, क्योंकि सुन यूकिम बोल पड़ता है कि नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर लो उसे बोलता है कि अगर इसने अपनी जान देनी ही है तो इसको जल्दी से मार डालो और फिर बाद में हम इसका ईगो भी बना डालेंगे, जिसके साथ बर्नहार्ड भी एग्रीड करता है, क्योंकि उसे एक यंगर ब्रदर चाहिए। अगर आप अब सोच रहे होंगे कि यंगर ब्रदर से बर्नहार्ड का क्या मतलब है, तो अगर आसान अल्फाजों में बताऊं तो जब भी किसी को यूकिम मारता है और उसे दोबारा रिजरेक्ट करता है तो उसको एक दूसरा जन्म मिला है, तो अगर दूसरा जन्म मिला है तो उसकी एज भी तो वहीं से शुरू होती है। तो इसलिए अगर वो मिस्टर हाउ को मार डालते हैं फॉर एग्जाम्पल और दोबारा रिजरेक्ट कर देते हैं तो उनकी हाइट और बाकी के जितनी भी चीजें हैं वो सेम टू सेम होंगे, लेकिन एक मर्तबा मरकर दोबारा जिंदा होके तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, तो इसलिए वो फिर बर्नहार्ड से भी छोटा हो गया।
इन दोनों लल्लुओं की ये बातें सुनकर एली इन दोनों को डांटती है कि इस तरह की बकवास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये मास्टर के दोस्त है। और अब जबकि उनकी मदर को भी यूकिम ने हील कर दिया है, तो ये फ्यूनरल पर जाने का सबसे बढ़िया टाइम है, जिसे जल्दी जल्दी वो दोनों कपड़े भी बदल लेंगे और टाइम पर वहाँ पर पहुँच पाएंगे। अब इतना बड़ा मेमोरियल उन लोगों ने बनाया है और इसके बारे में यूकिम को पता भी नहीं था, तो मिस्टर हाउ उसे बताते हैं कि ये मेमोरियल सीएन गिल्ड के वाइस लीडर की टीम की है और साथ में जो ब्लू ड्रैगन गिल्ड की टीम भी उन लोगों के साथ रेड पर गई थी, तो उनके भी बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तो इसलिए अलग अलग उन लोगों ने फंक्शन को तैयार नहीं किया, बल्कि एक साथ एक बहुत ही बड़े मेमोरियल फंक्शन का इन लोगों ने बंदोबस्त किया है। तो कपड़े चेंज करने के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके पहुँचते ही वो सबसे पहले सीएन गिल्ड के ली को देखते हैं। अब वाइस लीडर ली हमारे यूकिम मिस्टर हाउ को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपना टाइम निकाला और इस मेमोरियल को अटेम्प्ट किया, जिसका वो दोनों भी थैंक यू बोलते हैं। और यूकिम उससे माफी मांगकर बोलता है कि उसे कंफर्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता और इसे इस सिचुएशन में क्या करना है वो भी उसे पता नहीं है। लेकिन सीएन गिल्ड का ली हमारे यूकिम को टेंशन ना लेने का बोलता है, क्योंकि उन दोनों ने मेमोरियल को अटेम्प्ट किया, यही उसके लिए बड़ी बात है। अब सामने की ओर उन सोल्जर्स की पिक्चर्स पड़ी होती है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। इस रेड में उन लोगों ने इतने ज्यादा लोगों को खोया है कि इस तरह की कैजुअलिटीज को लोग जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। उसी एंड टाइम पर पीछे से मिस्टर चाओ, जो कि ब्लू ड्रैगन गिल्ड के मास्टर हैं, हमारे यूकिम को आवाज लगाते हैं। यूकिम उन्हें देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख मिस्टर चाओ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन उस तक करीब पहुंचते ही हमारा यूकिम डायरेक्ट बाव करता है और उसे कहता है कि मैं आपके लिए और आपकी टीम वालों के लिए, जो कि इस रेड में अपनी जान को खो बैठे हैं, उनके लिए दुआ करूंगा कि उन लोगों के लिए आसानी हो और उन लोगों के फैमिली के लिए भी। और इस इंसिडेंट में बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी खो बैठी है, तो मैं नहीं चाहता कि और भी कैजुअलिटीज को हमें फेस करना पड़े। जो कि सुन मिस्टर चाओ के पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यूकिम ने सीधा सीधा उसे एक वार्निंग दी है कि वो अपने साथ अपने बाकी मेंबर्स को भी समझा दे कि अगर उस रेड के बारे में किसी ने भी कोई रूमर्स फैलाई तो फिर बाद में वो खुद पर्सनली उन लोगों को मारेगा। लेकिन हमें पता है कि यूकिम इस तरह बिल्कुल भी नहीं करेगा, सिर्फ उसको वार्निंग देने के लिए और उसे डराने के लिए, क्योंकि मिस्टर चाओ की ही गलती से बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी जान को भी खो दिया है और बहुत सारी फैमिलीज ने अपने अपने जिगर के टुकड़ों को भी खो दिया है। तो उसी बीच हमारा जो बनहाट होता है वो हमारे यूकिम को आवाज देता है कि मास्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यूकिम इजाजत दे देता है, लेकिन बनहाट के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। लेकिन उसका वो सेंटेंस अब एली पूरा करेगी, क्योंकि एली को पता है कि बनहाट क्या सोच रहा है, क्योंकि वो दोनों एक ही जैसा सोच रहे थे। एली पहले से ही माफी मांगती है, क्योंकि वो अपने मास्टर को गलत नहीं ठहराना चाहती, बल्कि उनसे एक बात पूछना चाहती है। यूकिम उसे इजाजत दे देता है और आगे से बोलता है कि पूछने की भी इजाजत तुम्हें नहीं लेनी चाहिए, सीधा सीधा मुझसे बात करो। तो बात शुरू होते ही एली यूकिम को बताती है कि अपनी पावर को ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद जब वो बेहोश हो गई थी, तो उसे सुनने को मिला है कि उनके मास्टर ने इन लोगों को थ्रेट भी किया था, क्योंकि वो आगे इस खबर को किसी को भी ना बताए और ना ही इस इंसिडेंट के बारे में किसी को रूमर्स भी बताए। तो ये आपने एक वाइज डिसीजन लिया है। तो अगर मैं गलत ना हो तो अभी जो आपने बात मिस्टर चाओ को बोली है, तो सेम आपने दोबारा थ्रेट किया है, जिसके साथ यूकिम एग्रीड होता है और वो कहता है कि ये तो करना ही था, क्योंकि इन लोगों के दिमाग से ये बात निकल ना जाए। एली भी कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस तरह के लोगों के दिमाग में दोबारा बात बात बिठानी चाहिए। और डर अगर एक मर्तबा बैठ गया, वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ता है, वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। लेकिन एक बात जो कि अब मैं बताने वाली हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा ये कहना बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि मैं कौन होती हूँ आपके एक्शंस पर बात करने वाली। लेकिन फिर भी ये टाइमिंग और ये जगह, क्या आपको लगता नहीं कि इस चीज के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थे? यानी कि इस जगह पर थ्रेट करना इनएप्रोप्रिएट था, ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था और ना ही ये जगह इस तरह की बातें करने का है। तो जगह, टाइमिंग और एटमॉस्फेयर को देखने के बाद हर जगह पर उदासी छाई होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज और अपने प्यारों को खोया है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपने हस्बैंड को खोया है और किसी ने अपने फादर को। तो हर जगह पर सैडनेस ही सैडनेस होती है। तो अगर हमें पता हो तो यूकिम बहुत ही ज्यादा दयालु बंदा है, उसका दिल बहुत ही ज्यादा साफ और नरम है और इस तरह की सिचुएशन में तो वो कभी कभी रो भी पड़ता है। लेकिन इस मर्तबा ये एटमॉस्फेयर और ये टाइमिंग और ये सैडनेस को देखने के बाद ये उसे इरिटेटिंग लगता है, जो कि वो अपने मन में सोच कर ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये क्या बोला, क्योंकि उसे पता है कि वो इस तरह कभी भी नहीं बोल सकता। लेकिन ये जो बात अभी उसने की है, तो उसे नहीं लगता कि वो इस बात को एक कोइंसिडेंस बोल सकता है। और लो भी उसकी इस बात को सुनने के बाद उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि तुम कितनी ज्यादा बुरे हो। तुम खुद को बहुत ही ज्यादा दयालु समझते थे ना, लेकिन अब ये जो तुमने बात की है, तो इससे तुम्हारा क्या मतलब था? तुम तो खुद को दयालु समझते थे और इस तरह के लोगों पर रहम करते थे, लेकिन आज तुमने खुद अपने मुंह से बोला है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। टाइमिंग, सैडनेस और एटमॉस्फेयर तुमने देखा भी, लेकिन फिर भी तुमने ये बोला कि ये लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। और मुझे पता था कि ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं लगेगा अपना असल रूप मालूम करने में, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं
तुम बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो। यूकिम बार बार लो को चुप करवाता है क्योंकि वो पहले से ही इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि उसने ये बात आखिर क्यों बोली और आखिर उसकी इस बात का मतलब क्या था, क्योंकि यूकिम को खुद पर यकीन है कि वो कभी भी इन लोगों के बारे में इस तरह नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अब उसे खुद भी पता नहीं है कि उसको आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि जब से वो उस रेड से वापस आया है तो वो खुद में बहुत ही ज्यादा चेंजेस पाता है, स्ट्रेंथ के लिहाज से भी, सोचने के लिहाज से भी। लेकिन इस तरह का चेंज उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो उसके पूरे पर्सनैलिटी को ही चेंज कर दे, क्योंकि जहाँ तक यूकिम की बात हो रही है तो यूकिम ऐसा बंदा नहीं है और उसे अपने बारे में पता है कि वो लोगों के बारे में इस तरह कभी भी नहीं सोचेगा। लेकिन लोग बार बार उसे वर्गलाने की कोशिश करता है और उसे गुस्सा दिलाता है, लेकिन अब वो इस बात को समझ लिया है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लोग बार बार उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो चाहता हो कि यूकिम गुस्सा हो जाए और वो अपने गुस्से में अपना होश खो बैठे। लेकिन लो अगर ये करेगा तो इसके पीछे का रीजन क्या है? लेकिन सबसे पहले सवाल कि ये लो नहीं हो सकता, और वो जब पूछता है कि क्या तुम लो हो तो हंसने की आवाज आती है और वो कहती है वेल लगता है कि तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा और लगता है कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ भी नहीं हो। मुझे लगा था कि मुझे तुम्हारी बॉडी पर दोबारा कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि पहली मर्तबा तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुमने खुद अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दिया, लेकिन अब जबकि तुम्हें सारे इंसिडेंट के बारे में पता चल गया है तो तुम ये दोबारा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि मैं द लूसीफर तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लूं, क्योंकि तुम्हें पता है कि कब्जा होने के बाद तुम अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो बैठते हो और तुम अपने होश में भी नहीं होते हो। लेकिन तुम बाल बच गए। लेकिन खैर ये ज्यादा टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि एक बार ही तुम बच गए, लेकिन बार बार तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं तुम्हारी बॉडी पर दोबारा कंट्रोल पाऊंगा और जब मैं पाऊंगा इस मर्तबा मैं तुम सब लोगों को तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। तो इस एटीट्यूड को देखने के बाद यूकिम भी समझ जाता है कि लोग जिस फॉर्म की बात कर रहा था कि उनकी पर्सनैलिटी मिक्स हो गई है, तो वो दरअसल ये फॉर्म है लूसीफर, जो कि लो का ही फॉर्म है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम घटिया है। और अगर गलती से भी दोबारा लूसीफर ने यूकिम की बॉडी पर कब्जा कर लिया तो इस मर्तबा मुझे नहीं लगता कि वो किसी को बख्शेगा भी। और जिस सील को हमारे मिस्टर फ्लावर के एडवाइजर ने उसके बॉडी के अंदर लगाई थी कि जिसकी वजह से लाइफ और डिमोनिक एनर्जी स्टेबल रहे, तो वो भी टूट चुका है, जो कि हमारा लूसीफर यूकिम को बताता है कि तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बचता, क्योंकि कभी न कभी तो तुम्हारी बॉडी पर मैं कब्जा कर ही लूंगा, कि शायद तुम्हें पता नहीं और शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सील उस बुढ़िया ने लगाया था तो वो टूट चुका है। और जो घड़ी जो कि रुक चुकी थी, और यूकिम भी ये देखकर हैरान हो गया था कि ये घड़ी तो बिल्कुल भी नहीं रुकी, क्योंकि जब से ये घड़ी उसके पास है तो कभी भी वो घड़ी नहीं रुकी। तो वही घड़ी अब इतनी जल्दी स्पिन करने लगती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, और ये सिर्फ और सिर्फ लूसीफर की पर्सनैलिटी के आने के बाद ही इस तरह से तेजी से स्पिन कर रही है। अब हमारे यूकिम को सील के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये आखिर किस सील के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसी एन मौके पर यूकिम की बॉडी से एक इलेक्ट्रोवेव निकलती है, जो कि सारे के सारे बंदों के साथ लिंक कर जाती है। अब लिंक होते ही यूकिम के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, जिसे पीछे से हमारा मिस्टर हाउस देख लेता है। मिस्टर हाउस जल्दी से आकर यूकिम से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, लेकिन यूकिम दर्द के मारे उसे जवाब नहीं दे पाता और हमारा लो यूकिम को बताता है कि मास्टर अभी आपके बॉडी से एक इलेक्ट्रोवेव निकली है, क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या चीज थी? तो यूकिम को पता चल जाता है, क्योंकि वो इन सारे बंदों के साथ लिंक कर चुका है और उसे पता नहीं कैसे, लेकिन सब बंदों के साथ अब उसका एक लिंक जुड़ चुका है। इसके बाद सामने से यूबिन भी आ जाती है और वो भी यूकिम को इस तरह दर्द में देखकर जल्दी से उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो यूकिम का जवाब हाँ में होता है, लेकिन असल में उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और वो उनकी एडवाइजर के बारे में भी पूछता है कि उनकी एडवाइजर कैसी है। तो यूबिन से पता चलता है कि अभी कुछ ही देर पहले एडवाइजर के साथ उनकी बात हुई थी और एडवाइजर ने बताया था कि यूकिम के साथ उनकी जल्द ही मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ जरूरी मैटर पर बात करनी है। जब यूकिम डिटेल्स के बारे में पूछता है कि किस चीज के बारे में बात करनी है और किस चीज के बारे में वो बात कर रही थी, तो हमारी यूबिन को ज्यादा कुछ तो पता नहीं होता, लेकिन वो यूकिम को जरूर ये बता देती है कि वो किसी सील के बारे में बात कर रही थी कि सील बहुत ही ज्यादा खतरे में है, जिसे सुनकर हमारे यूकिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी अभी लूसीफर भी किसी सील के बारे में बात कर रहा था और अब यूबिन से एडवाइजर के बारे में भी पता चला है कि वो भी किसी सील के बारे में बात कर रही है। अगला सीन हमारे मिस्टर फ्लावर के क्लैन पर पड़ता है, जो कि यूबिन का क्लैन है और यूबिन ही उस क्लैन को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा यूकिम जब उस एडवाइजर पर नजर डालता है तो वो तो शॉक हो जाता है, क्योंकि एडवाइजर पहले से बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है। और एडवाइजर यूकिम पर एक चीज से गुस्सा है, क्योंकि जब उसने उस रेड में उसे ये क्लियर कर दिया था कि यहाँ से बाहर जाने के बाद उससे जरूर मिलने आना, तो उसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है और वो इतनी देर से क्यों आया है। लेकिन उसके सवाल का जवाब देने से पहले यूकिम सवाल करता है कि आपको क्या हुआ है, यानी कि आप पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज नजर आ रही हैं। तो मिस्टर फ्लावर के एडवाइजर यूकिम से बोलती है कि
ये तो मैंने सिर्फ मेकअप लगाया है। जो कि सुन यूकिम शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैंने सुना तो था कि मेकअप बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है जो कि इंसान के रूप को ही बदल देती है, लेकिन ये चीज मेकअप से तो नहीं हो सकती। इसके बाद वो यूकिम को रियल बात बता देती है कि ये उसकी एबिलिटी है, तो इसके बारे में ज्यादा वो नहीं बता सकती, और अगर उसकी बकवास खत्म हो गई हो तो जल्दी से बैठकर उस मसले के बारे में बात करते हैं। तो पीछे से हमारी यूबिन इस पूरे सीन को देखने के बाद ये समझ जाती है कि अब चाय की भी जरूरत पड़ सकती है। वो चाय लेने के लिए जाती है, लेकिन मिस्ट फ्लावर के एडवाइजर यूबिन से बोलती है कि यूबिन बेटा, मेरे लिए चाय तो जरूर लेकर आना, लेकिन आराम से, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, अगर तुम्हें 1 घंटा भी लग जाए तो ये बात सुनकर यूबिन भी समझ जाती है कि इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बातें होने वाली है, पर इसमें मैं शामिल नहीं हो सकती, तो इसलिए एडवाइजर मुझे इतना टाइम लेने का बोल रही है। और यूबिन अपनी एडवाइजर की बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है और वो 1 घंटे के बाद या फिर इससे भी लेट आ सकती है। यूबिन के जाते ही तुरंत ही हमारी एडवाइजर उठ जाती है और वो यूकिम से बोलती है कि चलो अब टाइम को और ज्यादा वेस्ट नहीं करते, फिर जल्दी से उस प्रोसेस को शुरू करते हैं। यूकिम थोड़ा सा घबरा जाता है कि आखिर किस प्रोसेस की ये बात कर रही है। उसके करीब आकर वो उसे बोलती है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाने नहीं वाली, मैं तुम्हारी सिर्फ कंडीशन को चेक कर रही हूँ कि लास्ट टाइम के बाद तुम्हारी कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आई है, इसलिए डरो मत और मुझ पर भरोसा रखो और कोऑपरेट भी करो, तो जल्दी से ये प्रोसेस फिर खत्म भी हो जाएगा। यूकिम के माथे पर हाथ रखकर वो उसके वेसल के अंदर झांकना चाहती है, क्योंकि उसकी इनर वर्ल्ड से ही उसे पता चल जाएगा कि उस सील के साथ क्या हुआ है और इसकी कंडीशन पहले से और कितनी ज्यादा बिगड़ गई है। तो उसके वेसल में झांकने के बाद उसे कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ काला और घना अंधेरा होता है। थोड़ा और दूर जाती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। उसके बाद थोड़ा और दूर जाके देखती है तो उसे किसी चीज की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन उससे थोड़ा और दूर जाने के बाद वो डर के मारे डायरेक्ट उठ जाती है और हमारे यूकिम की ओर उंगली को पॉइंट आउट करके कहती है कि तुम कौन हो, तुम इंसान तो नहीं हो सकते। तो एडवाइजर की रिएक्शंस को देखने के बाद यूकिम को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कंफ्यूज होता है। और जहाँ तक उसके ईगोस की बात है तो वो इस बात से गुस्सा है कि ये ओल्ड लेडी हमारे मास्टर की ओर ये उंगली उठा के क्यों बात कर रही है, ये तो एक डिसरिस्पेक्टफुल बात है। और हमें एडवाइजर से पता चलता है कि वो जो सील मैंने तुम्हारे अंदर झांक कर देखा था तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्रैक था, लेकिन अब जबकि मैं तुम्हें दोबारा देख रही हूँ तो तुम्हारा वो सील उठ चुका है, यानी कि अब तुम्हें बचाने का कोई भी रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी देर और सोचने के बाद उसे एक आइडिया आ जाता है, और अब जबकि एडवाइजर को पता लग गया है कि सील को उठा लिया गया है, वो यूकिम का हाथ पकड़कर जल्दी से प्रोसेस को शुरू करना चाहती है, क्योंकि अगर वो और टाइम को वेस्ट करेंगे तो यूकिम को बचाने का तरीका और भी ज्यादा कठिन और मुश्किल होता जाएगा। वो उसे हाथ से भी पकड़ लेती है और अपने साथ ले जा रही होती है कि यूकिम पूछता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और थोड़ा सा तो उसे बता दीजिए कि उसे समझ में आए कि वो किस प्रोसेस के बारे में बात कर रही है और वो किस सील के बारे में बात कर रही है, जिसकी वजह से उनके रिएक्शंस और उनका मूड एकदम चेंज हो गया। और साथ ही में लोगों को भी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। और एली की तो बात अगर हम करें तो वो तो इसे मारना चाहती है, क्योंकि वो समझ रही है कि इसने अपने आप को थोड़ा सा जवान क्या कर लिया कि ये मेरे यूकिम पर सॉरी मेरा मतलब मेरे मास्टर पर इस तरह दौरे डाल रही है, तो मैं तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मनहट एली की ये बात सुनकर डर जाता है और एली से बोलता है कि डेमोनिक एनर्जी ने तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी लो जैसा कर दिया है। और हमारे ईगोस की बातों से सीन हटकर जब दोबारा एडवाइजर पर पड़ता है तो एडवाइजर यूकिम को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि प्रोसेस खत्म होने के बाद उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा और वो डिटेल में भी बता सकती है। लेकिन अभी के लिए वो अगर कोऑपरेट करेगा तो उसकी जान को भी वो बचा सकती है, लेकिन अगर वो इसी तरह ही रेजिस्ट करे और बात बात पर सवाल करे तो उन्हें नहीं लगता कि टाइम पर इस मसले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन वो एक चीज उसे जरूर बताकर थोड़ा सा शांत कर देती है कि उसके अंदर एक केओस है, यानी कि उसके स्पिरिट और वेसल के अंदर जो केओस यानी कि जंग छिड़ी हुई है, तो उसको अगर टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो मुझे नहीं लगता कि तुम जिंदा बच पाओगे। और इस तरह की केओस उसने कभी भी नहीं देखी, तो इसलिए वो घबरा रही है। इसके बाद यूकिम कोऑपरेट करना शुरू कर देता है और इसी तरह ही दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और फिर शाम होते ही यूकिम की आंख भी खुल जाती है। यूकिम को पता नहीं था कि वो इस प्रोसेस में बेहोश भी हो गया था और सारे ईगोज यूकिम का वेट कर रहे थे कि वो कब उठेगा। जिसके बाद हमारा यूकिम उठकर सीधा हमारे एडवाइजर पर जब नजर डालता है तो एडवाइजर की अपीयरेंस पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई है। और वो जब इस मर्तबा पूछता है, एडवाइजर कहती है कि ये जस्ट मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। लेकिन यूकिम उस मेकअप से तो हैरान हो गया था, लेकिन ये थकावट कौन सी, ये बंदे को इस तरह बना देती है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो इतनी जवान से दोबारा बूढ़ी हो गई। तो दरअसल एडवाइजर की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि यूकिम के अंदर जो केओस की वो बात कर रही थी तो वो अपनी पावर से थोड़ी देर के लिए उसे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि मामला उनके हाथों से भी निकल चुका है। लेकिन फिर भी जो उनसे हो सका उन्होंने किया, तो इसलिए उनकी ये हालत हो गई है। और अगर इसे पूरी तरह से खत्म करना है तो अब उनकी बातों पर गौर करना होगा। यूकिम भी इस पल का कब से वेट कर रहा था कि एडवाइजर कब उनको ये सब कुछ क्लियर
आउट करेंगी, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया है तो उसको सिर्फ एडवाइजर की ही बात को सुनना पड़ रहा है, और वो जो भी पूछता है तो एडवाइजर कहती है कि टाइम कम है। तो अब जबकि मामला थम गया है तो वो पूछता है कि ये किस केओस की बात कर रही है और कौन से सील के बारे में बात कर रही है। तो बदकिस्मती से दोबारा यूगिम को वही बात सुनना पड़ती है कि उसने अभी तक 50 फ्लोर को क्रॉस नहीं किया है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकती। अगर वो थोड़ा सा भी बताएगी तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, और ये पेनल्टी बाकी पेनल्टी से बहुत ही ज्यादा अलग हो सकती है। क्योंकि जब वो सील को रिपेयर कर रही थी तो उसके बॉडी से उन्हें पता चला कि अभी तक यूगिम ने 50 फ्लोर को क्रॉस नहीं किया है, और अगर ये डिटेल यूगिम को अभी बता देती है तो यूगिम का इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन होगा, और यूगिम अपने सैनिटी को भी खो सकता है, जो कि अगर एक बार भी हुआ तो अंदर का डीमन उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। ये बात हमें लूसीफर से ही पता चली है, लेकिन फिर भी ग्रैंडमा को पता है कि अगर वो यूगिम को कुछ भी नहीं बताएगा तो यूगिम बहुत ही ज्यादा उदास हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस में उसने इतनी अच्छी तरह से कोऑपरेट किया है, और आखिर में जब उसने सवाल किया तो वो सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई, क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। लेकिन इस बात पर यकीन करना कि डिस्पाइट उसने 50 फ्लोर को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल है, तो ये खबर वाकई में हैरान करने वाली बात है। लेकिन फिर भी वो यूगिम को थोड़ा बहुत बता देगी, क्योंकि उसके मन में बहुत ही ज्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, और अगर उन डाउट्स को खत्म करना है तो यूगिम को थोड़ा बहुत तो बताना ही होगा। तो इसलिए वो यूगिम से कहती है कि यूगिम बेटा, मैं तुम्हें जो बात बताने वाली हूँ तो शायद इससे तुम और भी ज्यादा घबरा जाओ, क्योंकि जो खबर अब मैं बताने वाली हूँ तो वो तुम्हारे फादर के साथ रिलेटेड है, और जिस केओस की मैं बात कर रही हूँ तो उन सब के साथ भी तुम्हारे फादर का कोई ना कोई कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है। यानी कि इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है तो हो सकता है कि उसके पीछे तुम्हारे फादर का ही हाथ हो। और मैं और भी डिटेल में तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन 50 फ्लोर का रिस्ट्रिक्शन पेनल्टी जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन यूगिम के फेस एक्सप्रेशन से तो लगता है कि अपने फादर के बारे में सुनकर उसके तो होश उड़े हुए होते हैं, क्योंकि उसके फादर के बारे में कभी भी उसने किसी के साथ बात नहीं की है, और ना ही अपने मदर के साथ, और ना ही कभी अनजान बंदे ने उनके फादर के बारे में कभी बात की है कि उनके फादर को कोई जानता भी है। तो अगर उसका कनेक्शन उसके फादर के साथ जुड़ा हुआ है तो हमें भी बहुत कुछ पता चलेगा, और यूगिम को भी पता चलेगा। और यूगिम से हमें उसके फादर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चलता है कि उसे अपने फादर के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं, लेकिन जब वो छोटा हुआ करता था तो उसके फादर ने एक मर्तबा उसे हग किया था, तो उस हग में उसे सिर्फ इतना याद है कि उनके हाथ बहुत बड़े बड़े थे, और उनकी जो हग थी वो काफी ही ज्यादा अच्छी थी, और उसको काफी ज्यादा सुकून भी मिल रहा था। लेकिन एक और चीज को देखने के बाद जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, वो उसके फादर की आईज थी। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो उसे बस अभी ही मारने वाला हो, डिस्पाइट कि वो उसका बेटा हो, लेकिन फिर भी अपने फादर से वो बहुत ही ज्यादा डरता था, क्योंकि वो थे तो उसके फादर, लेकिन उसके एक्सप्रेशन एक मर्डरर जैसे थे, और आज तक उसके बाद उसे अपने फादर के अलावा और कोई चीज भी याद नहीं है, कि मानो ऐसा लगता है कि सारी मेमोरीज के बारे में वो भूल गया हो, या फिर जबरदस्ती उसे सील कर दिया गया हो। तो मिस्टर फ्लावर के एडवाइजर से हमें यूगिम के फादर के बारे में ये चीजें पता चलती है कि उसके फादर का नाम किम सीजिन है, और वो सबसे फर्स्ट मर्सनरी हुआ करते थे, और उसी ने ही ये मर्सनरी का सिस्टम शुरू किया था। और उसका कोड नेम, जैसे कि कोड नेम हमारे यूगिम का मॉर्निंग स्टार है, तो उसी तरह ही यूगिम के फादर का नाम सीजिन तो था, लेकिन उसका कोड नेम वो क्रोनोस था। जिससे सन यूगिम मिस्टर फ्लावर के एडवाइजर से पूछता है कि अगर ऐसी ही बात है और आपको ये सब कुछ पता है तो इसका मतलब आप मेरी फादर की दोस्त है, और आप उसके अंडर काम किया करती थी। जिसको सुन हमारी मिस्टर फ्लावर की एडवाइजर यूकिम से बोलती है कि तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह हो, बकवास पे बकवास और बात का कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ताकतवर है। और मिस्टर फ्लावर के एडवाइजर ने यूकिम को पहले से ही बोल दिया था कि फजूल सवाल नहीं करना, लेकिन ये सवालात एकदम फजूल है। वो सीरियस टॉपिक पर बात ही नहीं करा, बस उसे ये पड़ी है कि उनका उसके फादर के साथ क्या रिलेशन है। और यूकिम के फेस एक्सप्रेशन से हमारी मिस्टर फ्लावर के एडवाइजर को पता चल जाता है कि जब भी कोई इसके फादर के बारे में बात करेगा तो ये बहुत ही ज्यादा थड़-थड़ कांपने लगेगा। यानी कि यूकिम अपने फादर से इतना ज्यादा डरता है कि वो उसके इंफॉर्मेशन के बारे में भी सुनकर बहुत ही ज्यादा थड़-थड़ कांपता है और उसकी हवा टाइट हो जाती है। लेकिन इससे ग्रैंडमा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर वो सुनना चाहता है तो वो उसे सुना सकती है, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि अगर वो ज्यादा बताएगी तो रिस्ट्रिक्शन इस मर्तबा कुछ ज्यादा ही हो सकती है, क्योंकि ये सीक्रेट शायद बहुत ही ज्यादा हाई लेवल और इम्पोर्टेंट हो। लेकिन जब तक वो 50 फ्लोर को पास नहीं कर पाता तो तब तक वो अपनी टॉप नॉच इंफॉर्मेशन यूकिम को नहीं बता सकती। तो इसलिए सबसे टॉप प्रायोरिटी अब 50 फ्लोर को पास करना है। अगर उसे अपने फादर के बारे में जानना है, अपने अंदर केओस के बारे में भी जानना हो, तो वो जरूर 50 फ्लोर को पास करेगा। और एक बार फिर वही डायलॉग वो कहती है कि जब तुम 50 फ्लोर को पास कर लो तो मुझे जरूर ढूंढने आ जाना, क्योंकि ये बातें इग्नोर करने वाली नहीं है, इस पर बात करना तुम्हारा ही फायदा है। इसके बाद जाते जाते उन्हें एक और बात भी याद आ जाती है, और वो उनकी माँ के बारे में होती है। लास्ट टाइम जब वो हॉस्पिटल में थी तो उनके माँ के बारे में वो ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाई, न ही उनसे बात कर
पाई क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो उनकी माँ का जरूर पूछ लेना और बताना कि वो पूछ रही थी कि आप कैसी है। तो हॉस्पिटल का सुन के अब उसे यकीन नहीं आता कि आखिर इनको सब चीजों के बारे में कैसे पता चल जाता है। लेकिन एक मिनट, आखिर इनको कैसे पता कि मेरी माँ बीमार थी और हॉस्पिटल से इनका क्या मतलब कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने तो कभी इसे हॉस्पिटल में देखा ही नहीं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसे याद आ जाता है कि एक औरत तो थी जो कि उसकी सिस्टर के साथ हर वक्त बातें करती रहती थी और उसकी सिस्टर उसके साथ हर बात शेयर भी करती थी। तो शायद से ये वही है। और हाँ भाइयों, ये वही औरत है जिसको हमने सीजन 1 में बहुत पहले देखा था। लेकिन मैं भी कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे जाके ये ऐसे दिखेंगी। कमेंट में जरूर बताना कि ये स्टोरी कैसे लग रही है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो उनके साथ बातचीत करने के बाद वो दोबारा अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन बीच रास्ते में ही ईगोस उससे पूछते हैं कि उनकी बॉडी कैसी है। तो वो बताता है कि थोड़ी बहुत तो स्टेबल हो गई है, लेकिन वो एक चीज से हैरान है कि आखिर वो उनको क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। तो लोग काफी ही ज्यादा प्रोमिनेंट जवाब देता है कि उस टाइम तुम बहुत ही ज्यादा वीक थे और उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा वीक था, और अगर हम दोनों वीक थे लेकिन तुम्हारी जो शार्पनेस थी कि तुम लोगों की माना को सेंस करके बता सकते हो कि ये कौन है, तो वो भी उस वक्त तुम्हारे पास नहीं थी, जिस वजह से तुम आज तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। और अगर मैं खुद बताऊं तो लास्ट टाइम उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब अगर मैं उसकी पावर का बताऊं तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और साथ ही में उनके जो लुक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। और लो से यूकिम को ये बात भी पता चलती है कि जिस सील का वो बता रही थी तो वो तो टूट गया था, लेकिन उसके ऊपर एक और सील लगा दिया गया है। और लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं कि कैसे, लेकिन फिर भी लगा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिस्पाइट के उनके रिएक्शंस को देखने के बाद कि यूकिम के बॉडी के अंदर वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, तो वो भी हमारे लो और यूकिम को पता है कि वो आखिर किस चीज से डर सकती है, और वो और कोई चीज नहीं बल्कि लूसीफर फॉर्म है। लेकिन लोगों को एक बात तो समझ में आ गई है कि जिस चीज से वो डरी है तो वो लूसीफर फॉर्म से तो है, लेकिन उसके अंदर केओस से भी है। और केओस के बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता, और साथ में उनके ईगोस को भी कुछ नहीं पता। अगर ये बात पता चली है तो ये सिर्फ उस ग्रैंडमा की वजह से है। जितना के बातों पर वो गौर कर रहा है तो लो अब यूकिम को बताता है कि ये जो केओस है ये तुम्हारे अंदर पैदाइश से हो सकती है, क्योंकि वो किसी सील के बारे में बात कर रही थी जो कि इसी केओस को काफी टाइम से सील रखा हुआ था। लेकिन जब मेरी वजह से वो क्रैक होके टूट गया तो वो केओस भी बाहर आ गई और लूसीफर के साथ मिक्स कर गई। तो अब तुम्हारे अंदर एक केओस बनी हुई है जिसके ऊपर अब एक और सील लगा दिया गया है। तो इन सारी बातों को हमारी एली भी सुन रही होती है, और एली भी बता दी है कि जो बात लो बता रहा है तो वो एकदम 100% सच है, क्योंकि ये केओस जैसी चीज आपके बॉडी में पैदाइश से थी जिसको इस सील ने रोके रखा हुआ था, और हमें भी इसके प्रेजेंस के बारे में पता नहीं चला। लेकिन जब ये टूट गया वो भी लूसीफर के फॉर्म के आने के बाद, तो तभी इसके बारे में पता चला है। अब यहाँ पर यूकिम ऐसी बात करता है जिससे दोनों लो और एली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो एली और लो से बोलता है कि पहले तो मैं सिर्फ एक एनर्जी को फील कर पाता था, यानी कि लाइफ के टाइम पर लाइफ और डिमोनिक एनर्जी पर डिमोनिक, लेकिन अब इस मर्तबा मैं दोनों को एक साथ फील कर पा रहा हूँ, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी थ्योरी देना चाहता हूँ कि आखिर वो दोनों क्यों हैरान हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वो दोनों इसलिए हैरान है क्योंकि इसके बाद शायद यूकिम दोनों को ही यूज कर सकता हो, क्योंकि हमने जितनी मर्तबा भी यूकिम के फाइट को देखा है तो वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही पावर को यूज कर सकता है, या फिर डिमोनिक या फिर लाइफ। तो अब जबकि यूकिम ने इस बात को रिवील कर दिया है कि वो दोनों की पावर्स को एक साथ ही फील कर पा रहा है, तो बर्नहार्ड भी क्यूरियस होता है कि क्या यूकिम मास्टर उसकी पावर को फील कर पा रहा है। तो यूकिम बताता है कि तुम्हारी पावर को अब तक वो फील नहीं कर पाया, और वो रीजन तो देना चाहते हैं लेकिन वो उसे उदास नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर हमारी एली दरमियान में बोल पड़ती है कि बर्नहार्ड ऐसा कह के तुम मास्टर को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो, वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, और ऊपर से तुम्हारी पावर को वो इसलिए फील नहीं कर पा रहा क्योंकि तुम अभी तो पैदा हुए हो, यानी कि तुम एक मर्तबा मर के दोबारा वापस आए हो, तो तुम्हारी पावर को इसलिए वो फील नहीं कर पा रहे। जिसके बाद बर्नहार्ड इरिटेट होके दोनों को बोलता है कि बूढ़ा खूसट लो और बूढ़ी औरत एली, तुम दोनों मुझसे ज्यादा बड़े हो के मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्योंकि बर्नहार्ड को लगता है कि वो अब बड़ा हो गया है, लेकिन असल में वो अभी भी छोटा है और अभी भी वो एक बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। और लो यूकिम को एक और बात भी बताता है कि शायद उसे पता चल चुका है कि क्यों वो उस दोनों पावर को फील कर पा रहा है, क्योंकि अगर वो इसके बारे में सोचे तो साफ साफ पता चलता है, जैसे कि मिस्ट फ्लावर के एडवाइजर ने बोला था कि तुम्हारे अंदर केओस है तो तुम्हारी सारी पावर मिक्सअप हो गई है, जिससे तुम दोनों की पावर को फील कर पा रहे हो। पहले तुम फील नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सब कुछ स्टेबलाइज था। अब यूकिम घर जाने से पहले सियोक वू के हालत के बारे में भी थोड़ा जानना चाहता है, तो इसलिए वो हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग के सामने मिस्टर हाउ को गाड़ी रोकने का बोलता है। मिस्टर हाउ गाड़ी को पार्क करके उसका पीछे पीछे आ जाएंगे तो तब तक वो अंदर जा सकता है। इसके बाद यूकिम इंटर तो कर जाता है, लेकिन हमारी एली जो कि अभी तक बर्नहार्ड की बात को सुन के शॉक होती है कि बर्नहार्ड उसे आखिर कैसे बूढ़ी औरत बुला सकता है।
है। इसी से ही वो शॉक में होती है कि लोग उसे बताते हैं कि तुम लड़कियों का तो यही मसला होता है, अगर जवान हो तो बच्ची नहीं बोलना और अगर मेच्योर हो तो बूढ़ी नहीं बोलना। तो अब क्या बोला जाए, तुम ही बताओ। क्योंकि लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में इतिहास में आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि उनको क्या बुलाया जाए और क्या कहा जाए। तो अंदर जाकर जब सियोक वू पर यूकिम के एक नजर पड़ती है तो अभी तक सियोक वू नहीं उठा और न ही डॉक्टर्स को पता चला है कि आखिर उसके ना उठने की वजह आखिर क्या हो सकती है। लेकिन इसके पीछे की वजह हमारे यूकिम को पता है कि ये क्यों नहीं उठ पा रहा, क्योंकि बॉटिस ने उसे साफ साफ बता दिया था कि बॉडी पर कंट्रोल करके अर्थ को इन्वेड करना है, इसकी वजह से ये नहीं उठ पा रहा। लेकिन अगर इसे क्योर किया जा सकता है तो इसके वेसल में झांक कर देखना होगा। लो भी हमारे यूकिम को बोलता है कि यहाँ पर ऐसा और कोई भी नहीं है जो कि इसे बचा पाए, लेकिन अगर इसे कोई बचा सकता है तो वो तुम हो। लेकिन मैं भी नहीं कह सकता कि इसके वेसल में जाने के बाद तुम 100% इसे बचा पाओगे और ये दोबारा उठ पाएगा, क्योंकि सब कुछ तुम पर ही तो डिपेंड करता है और मुझे पता है कि तुम हर बारी कुछ न कुछ कारनामा तो कर दिखाते हो। तो सियोक वू को ठीक करने का तरीका भी अब यूकिम को आता है और उसे पता है कि ये किस वजह से नहीं उठ पा रहा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैमरास है, क्योंकि अगर वो कैमरा के सामने कुछ करेगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि सियोक वू यूकिम की वजह से ही उठा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिस्टर हाउ ने सबसे पहले ही ढूंढ लिया है। उसने थोड़ी देर के लिए सर्वेलेंस कैमरा जो है वो बंद कर दिया है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो सिर्फ बंद कर सकता है, क्योंकि अगर इसके बाद ज्यादा टाइम गुजरा तो प्रॉब्लम बन सकती है और लोग यहाँ पर आ जाएंगे और सब लोगों को अजीब भी लगेगा कि आखिर क्यों सर्वेलेंस कैमरा बंद है। तो इसलिए यूकिम को जो भी करना है वो जल्द ही करना होगा, वरना उसका टाइम धीरे धीरे करके जा रहा है। यूकिम इस बात से खुश है कि मिस्टर हाउ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे बताए बगैर उसने ये सब कुछ कर दिया तो उसे पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, जो कि मेरे लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जितने मेरे सपोर्टर्स मुझे जानेंगे उतना ही मुझे आसानी होगी। लेकिन एक चीज जो कि यहाँ पर वो कब से फील कर पा रहा है तो वो कंफर्म हो गई है कि यहाँ पर उन लोगों के अलावा भी और कोई है, लेकिन अब वो कौन है। तो उसके लिए यूकिम अपनी पावर को अपने हाथ में रिलीज करके ऊपर बड़ी तेजी से किसी को पकड़ लेता है और उसे नीचे बड़ी ही जोर से दे मारता है, जिससे नीचे का फ्लोर तो टूट जाता है। लेकिन उस बंदे के बारे में हमें पता चल जाता है कि आखिर वो बंदा कौन है। तो सर्वेलेंस कैमरा बंद होते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसे लोग भी हैं जो कि हर चीज में टांग अड़ाना उनका काम होता है। और वो लोग कौन है, तो वो न्यूज रिपोर्टर्स वाले हैं, क्योंकि हर जगह पर अपनी नाक घुसाए रहते हैं और पता नहीं कि इन लोगों को क्या मजा आता है। किसी का अपना मैटर होगा लेकिन उसको भी नहीं छोड़ते ये न्यूज रिपोर्टर वाले। तो इसलिए अब जिस पापाराजी को यूकिम ने पकड़ा है तो उसको वो पहले से ही जानता है और आप लोग भी जानते होंगे ये वही पापाराजी है जिसने यूकिम को पहले भी बहुत मुसीबत में डाल दिया था, क्योंकि ये हंटर है और इसे हंटर के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन हंटर से रिटायरमेंट लेने के बाद ये डायरेक्ट पापाराजी में चला गया और ये अब पापाराजी के लिए काम करता है। और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि गो हांगचुअल होता है। हांगचुअल से हमारा यूकिम भी काफी टाइम बाद मिल रहा है, लेकिन इस तरह की मीटिंग उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी और उसने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हांगचुअल से उसकी मुलाकात यहाँ पर होगी और अब वो जानना चाहेगा कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था कि आखिर में हमारा यूकिम अपने दोस्त पर थोड़ा सा चेकअप करने के लिए आता है, लेकिन उसी बीच उन पर कोई नजर रखे होता है और वो और कोई नहीं बल्कि पापाराजी प्लेयर जो कि कभी अपने जमाने में एक हाई रैंकर हुआ करता था, तो वही उन पर नजर रखे होता है, जिसे यूकिम बाद में पकड़ लेता है। और उस बंदे का नाम और कोई नहीं बल्कि गु ह्युंगचुअल होता है। तो पापाराजी गु ह्युंगचुअल को पकड़ने के बाद उसे बहुत सारी चीजों के बारे में भी पता चलता है कि पहले तो वो बहुत ज्यादा वीक था, तो आसपास की अगर अनजान चीजें उसे नजर आती तो उसे वो सेंस नहीं कर पाता था। लेकिन अब जबकि वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसका सेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसे गु ह्युंगचुअल की बॉडी से डीमन पावर फील होती है और उसकी एक आंख भी डीमन आई होती है, जिसे देख उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि ये बंदा आंद्रेस के साथ तो रिलेटेड होगा। लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो सियोक वू को उठने से रोक रहा है? बहुत सारी बातें वो उसे पूछता है, लेकिन मसला ये होता है कि यूकिम ने उसे बहुत ही ज्यादा कस के पकड़ा होता है, जिससे वो जवाब भी नहीं दे पाता और वो बेचारा तो मुश्किल से सांस भी ले रहा होता है। लेकिन आखिरकार वो अपना दम तोड़ के बेहोश हो जाता है, जिसे देख हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है कि कहीं ये मर ना गया हो। और ये बेहोश कैसे हुआ ये भी उसे पता नहीं है। तो इसके बारे में लो और एली उसे बताते हैं कि पहले तो वो वीक थे, लेकिन अब वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि एक हाई रैंकर को भी अगर वो इस तरह कस के पकड़े तो वो बेहोश हो सकता है। यहाँ पर यूकिम गु ह्युंगचुअल को लेकर टेंशन में होता है और पीछे हमारा मिस्टर हाउ फ्लोर के बारे में टेंशन ले रहा है, क्योंकि जब भी वो यूकिम के साथ कहीं ना कहीं जाता है तो एक ना एक चीज वो तोड़ देता है और बाद में पूरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसी को ही रुकना पड़ता है। लेकिन अब इसको उठाया कैसे जाए? क्या इसको पोशन के साथ उठाया जाए? लेकिन अगर वो इसे पोशन पिला के उठा ले तो ये रैम्पेज पर जा सकता है और यहाँ पर भी एक फाइट शुरू हो सकती है। और मिस्टर हाउ की नजर जब गु ह्युंगचुअल पर पड़ती है तो वो भी टेंशन में पड़ जाते हैं कि कहीं ये मर ना गया हो। लेकिन लो एक अच्छा प्लान यूकिम को बताता है कि जल्दी
से गेट खोलकर इसे अंदर ले जाओ, क्योंकि अगर ये उठेगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी इतनी बड़ी आर्मी जो है। और ऊपर से ये बात कह के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बोटिस भी अब तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, जो कि बाकी मॉन्स्टर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर किस्मत से ये बोटिस के हाथों से भी निकल गया तो तुम्हारे साथ मिस्टर वेंग जो है, अगर वो बूढ़ा चाहे कि किसी को रिस्ट्रेन करना है, यानी कि आसान अल्फाजों में उसे बंदी बनाना है, तो वो बंदा अगर पूरा दम भी लगा ले तो वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाएगा। यही मिस्टर वेंग की खासियत है। बर्नहार्ड अपने डैड की ये तारीफें सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और यूकिम को लो का प्लान एकदम सॉलिड लगता है और वो वैसा ही करता है। और गु ह्योंग चुओल की बॉडी को टिकाने लगाने के बाद वो हमारे सियोक वू के पेशेंट रूम में अंदर चला जाता है और उसके वेसल में अब झांकने की बारी है, क्योंकि आखिर वो क्या रीजन हो सकता है जिससे ये उठ नहीं पा रहा। तो उसी रीजन को जानने के लिए हमारा सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है, जब यूकिम दोबारा बोटिस की धुलाई कर रहा था और उससे बातें उगलवा रहा था। तो बोटिस से पता चला है कि अगर अभी तक तुम्हारा दोस्त नहीं उठा तो इसका मतलब मेरी डिमोनिक एनर्जी अभी तक उसके वेसल में है। और साथ ही में उन लोगों ने मुझे पाइमोन डिसेंडेंट की पावर भी दी थी, जो कि मैंने उसके वेसल में प्लेस कर दी है। और अगर तुम्हारा दोस्त टाइम पर नहीं उठ पाया तो तुम कह सकते हो कि वो सक्सीड हो गए हैं, और अगर उठ जाता है तो उनका प्लान बिगड़ जाएगा। लेकिन ये सब का सब तुम्हारे दोस्त के उठने पर ही डिपेंड करता है। अगर वो ना उठ पाया तो वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देगा और आंद्रेस फिर उसकी बॉडी को कंट्रोल करेगा। उसके वेसल में झांकने के बाद हर जगह बर्फ और बर्फ ही होती है, क्योंकि सियोक वो एक आइस यूजर है। तो इस तरह का वेसल वो लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। और अब उसकी कोर को ढूंढने की बारी है, लेकिन उसको कोर को ढूंढने के लिए बोटिस ने उसे एक प्लान बताया था कि उसके वेसल के अंदर अभी तक उसकी डिमोनिक एनर्जी है। तो यूकिम तो डिमोनिक एनर्जी को फील कर सकता है, तो उसके कोर को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन लो उसे वार्न करता है कि अगर कुछ गलती हुई तो वो उसके वेसल के साथ मिक्सअप हो जाएगा, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस और सियोक वो की कॉन्शियसनेस एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएगी। लेकिन उसे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंट होता है और जब वो कॉन्सेंट्रेट करके उसके कोर को ढूंढना शुरू कर देता है तो कुछ ही पलों में वो उसके कोर को ढूंढ लेता है, जो कि एक राउंड बॉल जैसा होता है। लेकिन यहाँ पर उसे एक अजीब बात ये लगी कि जब वो अपने कोर को ढूंढता है तो उसका शेप वो नहीं बता सकता, लेकिन जब सियोक वू के कोर को उसने ढूंढा तो वो बता सकता है कि ये एक राउंड बॉल जैसा है। लेकिन लो अपने मास्टर से बोलता है कि यहाँ पर सियोक वू अजीब नहीं बल्कि आप ही अजीब हो, क्योंकि आपको अपने कोर का शेप नहीं पता और ना ही अभी तक आप मालूम कर पाए हैं, जो कि वाकई में एक वियर्ड सिचुएशन है। एली तो बोलती है कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो इसलिए उनके कोर का कोई फॉर्म ही नहीं है। तो उसके बाद थोड़ी देर और चलते चलते आखिर में वो उसके कोर तक पहुंच जाता है, जिसको पाइमोन लेगेसी के पावर ने और डिमोनिक एनर्जी के पावर ने ढका होता है। और अब उसे क्या करना है तो लो उसे साफ साफ अल्फाजों में बता देता है कि डिमोनिक एनर्जी को तुम्हें इसके वेसल से हटाना होगा, और जहाँ तक पाइमोन लेगेसी के पावर की बात है तो तुम्हें उसे रिट्रीव करना होगा, और जो भी डैमेज इसके वेसल को हुआ है तो पावर ऑफ लाइफ की मदद से उसे तुम्हें रिस्टोर करना होगा। बहुत ही सिंपल टास्क है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना है, और उसे ये भी नहीं पता कि पाइमोन लेगेसी के पावर को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो डिमोनिक एनर्जी को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पाइमोन की एनर्जी को वो पहली मर्तबा छुएगा। और ऊपर से अगर दूसरे के वेसल में तुम्हें झांक कर देखना हो और तुमसे उसके बीच में ही गलती हो जाए तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस उसके साथ मिक्सअप हो जाएगी। और ऊपर से डेथ और लाइफ की पावर को तो वो कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन पाइमोन लेगेसी की पावर एक थर्ड टास्क है, तो वो तीन चीजें एक साथ कैसे कर पाएगा। ये तो प्रेशर बढ़ाने वाली एक सिचुएशन बन गई है। तो उसी बीच एली बोल पड़ती है कि वो मास्टर की मदद कर पाएगी। लोग भी समझ जाता है कि आखिर कैसे, क्योंकि हमारी एली यूकिम के अलावा एक दूसरी बीइंग है जो कि लाइफ और डिमोनिक एनर्जी दोनों को कंट्रोल कर सकती है। तो अगर यूकिम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेगा तो बाकी के टास्क को एली संभाल लेगी। तो सिर्फ एक टास्क यूकिम पर है, जिसके बाद यूकिम प्लान को समझ जाता है और वो उस पाइमोन और डिमोनिक एनर्जी के पावर के नजदीक जाकर अपना हाथ बढ़ा के कॉन्सेंट्रेशन को शुरू करता है। और बाकी के काम के लिए एली भी रेडी होती है और वो भी काम करना शुरू कर देती है। और अगली और मिस्टर वेंग जो कि एक स्टैचू की ओर देखकर कहते हैं कि पाइमोन लेगेसी के पावर के बगैर मैं ये काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाया, लेकिन उम्मीद है कि यूकिम ने मुझे जैसा बताया है ये लो की बॉडी वैसे की वैसे ही है। तो इस स्टैचू को बनाने का मतलब ये है कि अब लो को भी एक फिजिकल बॉडी मिलेगी, जैसे कि एली के पास है, रेन के पास है, तो उस तरह अब लो के पास भी होगी। रहता है तो सिर्फ हमारा बर्नहार्ड और बाकी के दोनों ईगो। अब वेसल को रिस्टोर करने में और डिमोनिक एनर्जी को हटाने में और पाइमोन लेगेसी के पावर को रिट्रीव करने में टाइम तो लग सकता है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद वो तीनों की तीनों चीजें सक्सीड हो जाती हैं। जिसके बाद यूकिम भी उसके वेसल से बाहर आ जाता है और ऊपर से एक पंख नीचे गिरने लगता है, जिसे पकड़कर वो फेदर बिल्कुल उसे एली के फेदर्स जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर से पाइमोन लेगेसी की पावर उसे फील होती है। और क्या वो टास्क पूरा हो गया है? तो जवाब में एली हाँ बोलती है कि हाँ, तीनों की तीनों चीजें अलग अलग हो गई है, लेकिन अब इस पंख के
साथ क्या करना है। तो उसके लिए वो पोर्टल खोल के हार्ट्स को बुलाता है और कहता है कि ये मिस्टर वेंग को देना है। देने के बाद वो खुद समझ जाएंगे कि इसके साथ आगे क्या करना है और ये ऑर्डर मान के हार्ट्स वहाँ से चला जाता है। और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद आखिरकार हमारा सियोक वो अपने कॉन्शियसनेस को रिगेन करके उठ जाता है। उठते ही वो डायरेक्ट सवाल करता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन यूकिम उसे रेस्ट करने का बोलता है क्योंकि वो अभी अभी जो उठा है। मिस्टर हाउ भी पीछे ये कारनामा देख के हैरान होते हैं कि यूकिम आखिर और क्या क्या कर सकता है और वो इशारा करके मिस्टर हाउ को समझा देते हैं कि डॉक्टर और एक हीलर की जरूरत है। तो वो डायरेक्ट एसोसिएशन वालों से कांटेक्ट करता है कि एक डॉक्टर और एक हीलर की जरूरत है और डायरेक्ट आईसीयू में आ जाए। तो अब जबकि सियोक वो उठ गया है तो उसको बार बार अब यूकिम विजिट कर सकता है और उसको चेकअप से गुजरना है। तो यूकिम के हाथ में फास्ट फूड होता है जिसको वो खाने से मना करता है, लेकिन उसे जवाब सुनकर हैरानी होती है कि वो यूकिम अपने लिए लेकर आया है, उसके लिए नहीं। और उसे सही मजे से खाने के बाद सियोक वो यूकिम से बोलता है कि क्या वो अच्छे थे। तो यूकिम का जवाब हाँ में होता है। लोग यूकिम को जालिम बुलाता है, लेकिन एली अपने मास्टर को इतनी अच्छी तरह खाते हुए देखकर खुश होती है और बर्नहार्ड तो भिखारियों की तरह उससे मांगता है कि मुझे भी ये खाना है। और अब बात मेन मुद्दे पर आती है कि आखिर वो उस डीमन के शिकंजे में कैसे आया, क्योंकि एक तो वो पोर्टल्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे अगर वो मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर पाता तो वो भाग तो सकता था, तो वो उसके शिकंजे में कैसे आया। तो सियोक वो को यूकिम की बात एकदम वैलिड लगती है, क्योंकि अगर वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा था तो वो पोर्टल खोल के वहाँ से निकल भी तो सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो अपनी यूनिक एबिलिटी जिससे वो पोर्टल बनाता है तो उसको ओपन नहीं कर पा रहा था, यानी कि उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जो कि सुन यूकिम के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। क्योंकि ये हैरान करने वाली ही बात है, क्योंकि अगर एक बंदा अपनी यूनिक एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो अपनी सारी पावर्स को खो दिया है, क्योंकि ना तो ये कोई स्किल है और ना ही कोई मैजिक पावर जिसको दोबारा रिगेन किया जा सकता है। एक मर्तबा आप अपनी यूनिक एबिलिटी को खो दो तो इसका मतलब बाकी के पावर्स उसके साथ चली जाती है। तो अब यूकिम को टेंशन हो जाती है कि कहीं सियोक वो अपनी पावर को खो ना दिया हो। लेकिन सरप्राइज की बात ये होती है कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन थोड़े वक्त के लिए उस अनजान सी पावर ने उसकी इस यूनिक एबिलिटी को जैम कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब वो अपनी ताकत को रिगेन कर रहा है तो उसकी पावर भी साथ साथ में आ रही है। अभी के लिए यूकिम के साथ ये एक टेम्पररी इंफॉर्मेशन है कि एक डीमन की पावर किसी के यूनिक एबिलिटी को जैम कर सकती है, लेकिन अब इस बात से उसे पता चल चुका है कि उसे आगे क्या करना है। और जब वो उस बात को रिवील करता है तो पता चलता है कि उसे सिर्फ बोटिस की कुटाई करनी है, जिसके साथ लो भी एग्रीड होता है और कहता है कि मास्टर पहली मर्तबा आपके आइडिया ने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया है। हालांकि उसे मारने से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी, लेकिन इसकी सजा उसे जरूर भुगतनी होगी। और अगर पाइमोन की पावर एक बंदे की यूनिक एबिलिटी को जैम कर सकती है तो मुझे नहीं पता कि पाइमोन की पावर और क्या क्या कर सकती है। तो डिस्कशन करने के बाद उसका टाइम खत्म हो जाता है और अब पेशेंट के आराम करने की बारी है, तो वो सियोक वो को आराम करने के लिए छोड़ देता है। और वापस जाते जाते यूकिम एक बात को ही लेकर टेंशन में होता है कि उसके साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। एली भी माफी मांगती है, लेकिन एली की माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग कहता है मास्टर को अगर कोई चीज रोक रही है तो वो पेनल्टी है। अगर मास्टर इस पेनल्टी को अकम्प्लिश कर पाए, यानी कि अगर वो 50 फ्लोर को कंप्लीट कर पाए तो बाद में पेनल्टी नहीं लगेगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके सामने होगी, जिसके साथ यूकिम भी एग्रीड होता है। और वो कहता है कि अब सबसे टॉप प्रायोरिटी मेरे पास ये है कि मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, और अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी ही है तो उसके लिए मुझे दोबारा टावर को चढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि अभी के लिए बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि मेरे दिमाग में घूम रही है, लेकिन उसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। जिसके बाद हमारा अगला सीन फ्लोर 49 पर पड़ता है, जहाँ पर कुछ लोग बैठकर हमारे यूकिम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हाल ही में एक प्लेयर जिसको एसोसिएशन वालों ने और मैनेजर थाइसिक ने खुद अपने मुंह से इंट्रोड्यूस करवाया था, वो भी मीडिया के सामने, तो उसके बारे में एक रूमर्स फैल रहा है कि वो अभी तक फ्लोर 40 में है, जो कि सुन उसका दोस्त हैरान होता है, क्योंकि वो एक हाई रैंकर है, लेकिन वो 40 फ्लोर पर क्या कर रहा है, क्या उसकी एबिलिटीज इतनी बेकार है या फिर वो इतना ज्यादा लेजी है। तो जिसने बात कही वो कहता है कि एक और रूमर भी है कि जो भी उसको अंडर एस्टिमेट करता है तो उनके लिए ये रूमर्स अभी अभी हाल ही में ही फैला है कि वो 40 फ्लोर से फ्लोर 49 तक एक दिन में आया है, जो कि सुन उसके दोस्त के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। लेकिन जब उसका दोस्त डिटेल में उसे बताता है कि वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ उसकी अपनी आर्मी है, जिसको वो समन करके ग्रिफिन्स भी कभी लाता है, कभी स्केलेटन्स, कभी मॉन्स्टर्स, कभी डीमंस, और हालांकि एंजल्स भी उसके आर्मी में शामिल है। और जब भी वो किसी फ्लोर को कंप्लीट करता है तो ना तो कोई मॉन्स्टर बाकी रहता है और ना ही कोई क्रिस्टल जमीन पर पड़ा होता है, वो सब कुछ सफा चट करके चला जाता है। जिसको वो बता रहा होता है तो वो अब यूकिम की एबिलिटीज पर हंस रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि समनिंग में उसे कोई अच्छा सा मॉन्स्टर मिला है जिससे वो इतनी जल्दी जल्दी टावर को चढ़ रहा है। लगता है कि अगर उसके साथ अपनी समनिंग ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और अगर मैं उसके साथ हेड ऑन फाइट करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उससे
जीत जाऊंगा। तो उसी एन मौके पर भूकंप आ जाता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि टावर में भूकंप नहीं आ सकता। तो इसका मतलब एक मॉन्स्टर है और उसके भूकंप और उस आवाज से तो पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। तो चेकआउट करने के बाद पता चलता है कि ये तो एक गार्डियन है जो कि ज़ॉम्बी ड्रैगन है, जो कि बहुत ही विशाल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे देख वो सारे लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये अकेले हैंडल करने की बात नहीं, अब बाकी लोगों की मदद लेने का टाइम आ गया है। तो वो एक फ्लेयर को भी चलाते हैं, लेकिन वो जंगल के बहुत ज्यादा अंदर है, तो अगर वो लोग इस फ्लेयर को देख भी ले तो उनको 30 से या 20 मिनट तो लग सकते हैं यहाँ पर आने के लिए। और उन्हें नहीं लगता कि वो 20 या 30 मिनट तक इसको होल्ड कर पाएंगे। लेकिन एक बंदा जो कि खुद को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचता है कि अगर वो यहाँ पर एक सेक्रीफाइस बन जाए तो शायद से उन लोगों के लिए वो टाइम बाय कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी ड्रैगन के करीब आ जाता है तो पीछे से हमारा हीरो एंट्री मारता है और वो आते ही अपने सिग्नेचर स्लैशेस से उस ज़ॉम्बी ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक ही झलक के साथ वो ज़ॉम्बी ड्रैगन नीचे गिर जाता है। और बाकी लोग ये नजारा देखकर उनके तो पैरों तले जमीन घिसक गई होती है कि एक गार्डियन अभी अभी अपीयर हुआ और पलक झपकते ही मर गया। ज़ॉम्बी ड्रैगन को गिराने के बाद पता चलता है कि ज़ॉम्बी ड्रैगन रिजेनरेशन का इस्तेमाल करके दोबारा उठ जाता है, जिसे देखकर यूकिम समझ जाता है कि अब इसे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि इसके पास रिजेनरेशन एबिलिटी है। और इसके रिजेनरेशन एबिलिटी को देखने के बाद यूकिम बता सकता है कि रिजेनरेशन की एबिलिटी इसकी कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ रूमर सुने थे कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स जिसके साथ अपने अपने ट्रेड्स होते हैं वो अपीयर हो रहे हैं। और हालांकि इनकी टाइमिंग को भी डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिल्कुल इन मौके पर इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब से डीमंस के केस पर इंसानों ने काम शुरू कर दिया है तो तब से इस तरह के अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं। और इसकी रिजेनरेशन एबिलिटी रोड से भी कहीं गुना ज्यादा है, 4th फ्लोर के गार्डियन जैसी है, वही मॉन्स्टर जिसको हमने सीजन 1 में देखा था। और अब जबकि दोनों केसेस एक ही टाइम पर आ रहे हैं तो इसका मतलब डीमन जरूर कुछ ऐसा स्कीम कर रहे हैं जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ज़ॉम्बी ड्रैगन खुद को पूरी तरह से रिजेनरेट करने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और लोग यूकिम से कहता है कि जल्दी से इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन यूकिम कुछ टेस्ट करना चाहता है और ये टेस्ट सब्जेक्ट उसके लिए एकदम परफेक्ट है। यूकिम लाइफ और डेथ को एक साथ एक्टिव कर लेता है, जो कि उसकी बॉडी के लिए खतरनाक है, लेकिन वो कुछ ऐसा टेस्ट कर रहा है जिसके लिए लो और एली और बनहार्ट तीनों उसके लिए टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि अगर सील टूट गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उस एबिलिटी का नाम और कोई नहीं बल्कि केओस है और यूकिम केओस एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। पीछे के लोग जब सामने पर नजर डालते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पहले में तो सिर्फ पलक झपकते ही वो ड्रैगन मरा था, लेकिन इस मर्तबा उनको तो समझ ही नहीं आई कि ड्रैगन की बॉडी कहाँ चलेगी। और ड्रैगन की बॉडी के साथ साथ आसपास का जो एरिया है उसमें एक बहुत ही बड़ा सुराख हो जाता है। उस लड़ाई के बाद हमारा सीन डायरेक्ट पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर जब यूकिम को पाइमोन की लेगेसी का पर मिला था तो उसने हार्ट्स की मदद से उसे मिस्टर वेंग को दे दिया। लेकिन मिस्टर वेंग ने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी पाइमोन लेगेसी का एक पर भी ढूंढ लेगा, क्योंकि इस पर को दिलाने के बाद वो एक स्टेप और भी क्लोज हो गए हैं लो की बॉडी को बनाने के लिए। लो जो कि बार बार चीख रहा होता है कि ये क्या घटिया स्टैचू बनाया है, इससे तो मैं और भी ज्यादा हैंडसम दिखता था, लगता है कि तुम लोग जानबूझ के मुझे बदतर बना रहे हो। लेकिन मिस्टर वेंग से एक और बात भी यूकिम को पता चलती है कि ये पाइमोन लेगेसी का पर बहुत ही ज्यादा कीमती तो है, लेकिन ये भी काफी नहीं है लो की बॉडी को बनाने के लिए, क्योंकि उसके ईगो को होल्ड करने के लिए एक कोर हमें चाहिए। तो एक कोर क्या चीज है और वो कैसे मिल सकती है, तो हमें मिस्टर वेंग बताते हैं कि लो को ईगो फाइट करने के बाद एक कोर चाहिए जो कि उसे होल्ड करे। और एक कोर कहां से मिलेगा, तो वन ऑफ द 72 डीमंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन की बॉडी से ही हमें एक कोर मिल सकता है। लेकिन याद रखना कोई